हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्टडी विथ मयंक। चलिए आज हम चैप्टर 9 देखते हैं। चैप्टर 9 में है जंतुओं में जनन। फ्रेंड्स हमने पौधों में जनन के बारे में पढ़ा था, है ना। और आज हम जंतुओं में जनन के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि पाचन, परिसंचरण और श्वसन के प्रक्रम में हमने लास्ट चैप्टर्स में जाना था। तो आपको पता है कि ये जो जनन है तो वो जीव जंतुओं के लिए किस लिए आवश्यक है, क्योंकि जो जनन है उसी के द्वारा कोई भी जीव या जाति अपनी स्पीसीज की संख्या को बनाए रख सकता है ना, और उसमें वृद्धि करते रहता है। अगर उसमें जनन ही ना हो तो कोई भी जीव या स्पीसीज एक दिन ऐसी कंडीशन आएगी कि वो विलुप्त हो जाएंगे अगर उनमें जनन ना हो तो। ठीक है, तो चलिए आज इस चैप्टर में देखते हैं कि जनन किस प्रकार से, जनन का क्या महत्व है और जीवों की जो पीढ़ी दर पीढ़ी है उसको निरंतरता को बनाए रखने के लिए जनन किस प्रकार आवश्यक है। ओके, तो फ्रेंड्स हमारा 9.1 है जनन की विधियाँ। तो क्या आपने कई प्रकार के जंतुओं के बच्चे को कभी जन्म लेते हुए देखा है, जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, या फिर किसी मुर्गी के अंडे से चूजे को निकलते हुए देखा है, या फिर किसी इल्ली या कैटरपिलर जिसको बोलते हैं उसको देखा है। तो फ्रेंड्स क्या ये जो बच्चे हैं वो अपने वयस्क अवस्था में, मतलब जब वो बड़े हो जाते हैं तब भी क्या ऐसे ही होते हैं, मतलब माँ के गर्भ में होते हैं तब भी क्या इसी तरह से होते होंगे। तो चलिए देखते हैं कि जो जनन है जीवों में वो किस किस विधि के द्वारा होता है। तो फ्रेंड्स पौधों में जंतुओं की तरह जनन होता था, मतलब लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन मतलब जिसमें मेल और फीमेल गेमेट्स शामिल होते थे। अलैंगिक जनन मतलब जो पौधे हैं उसके किसी अन्य भाग से, शरीर के किसी भी भाग के द्वारा जनन होता था, जैसे कि पत्ती, है ना, तना, इस तरह से। तो चलिए आज जानते हैं जंतुओं में लैंगिक जनन। ठीक है, 9.2 लैंगिक जनन। फ्रेंड्स जैसे कि मैंने बताया कि लैंगिक जनन में मादा जननम और नर जननम दोनों क्या बनाते थे, तो ये दोनों फीमेल गैमेट्स और मेल गैमेट्स, मतलब क्या बोलते हैं उसको, नर युग्मक और मादा युग्मक बनाते थे, है ना। और दोनों क्या होते थे, संयोजित होकर, मतलब फ्यूज्ड होकर जाइगोट बनाते थे, है ना। तो इसी तरह से जंतुओं में भी मतलब जो नर जननांग है वो और मादा जननांग है, इन दोनों में गैमेट्स का निर्माण होता है। मतलब मादा जननांग में मादा युग्मक फीमेल गैमेट और नर जननांग में मेल गैमेट का निर्माण होगा, और ये दोनों संयोजित होकर, मतलब फ्यूज्ड होकर जाइगोट बनाते हैं। ठीक है, और ये जो युग्मनज मतलब जो जाइगोट है वही विकसित होकर नया जीव बनता है। ओके, तो फ्रेंड्स इस प्रकार का जनन जिसमें नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है लैंगिक जनन कहलाता है। ओके, चलिए अब हम नर जनन अंग के बारे में जानेंगे कि नर जनन अंग किस प्रकार का होता है। तो ये आप डायग्राम देख रहे हो, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ओके, तो ये जो देख रहे हो आप, ये शुक्राणु नलिका है, ये वृष्ण है और ये शिश्न। ठीक है, तो फ्रेंड्स नर जनन अंग में एक जोड़ा क्या होता है, विष्ण होता है, ये है एक जोड़ी होते हैं। ठीक है, दो शुक्राणु नलिका होती है और एक शिश्न होता है, मतलब जिसको लिंग बोला जाता है। ठीक है, आप डायग्राम देखिए। तो फ्रेंड्स ये जो विष्ण है यहाँ पर क्या बनता है, तो यहीं पर लाखों शुक्राणु उत्पन्न होते हैं। शुक्राणु मतलब स्पर्म। ओके, ये जो आप डायग्राम देख रहे हो ये एक शुक्राणु का डायग्राम है। तो ये जो शुक्राणु है ना, तो आप जो चित्र देख रहे हो इसमें आपको 3 भाग दिख रहे हैं, हेड और ये मिडिल भाग और ये टेल मतलब पूंछ, सिर, मध्य भाग और पूंछ। तो एक शुक्राणु में 3 भाग होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये इतने छोटे होते हैं कि इसको हम ऐसे ही नहीं देख सकते। अगर इसको हम माइक्रोस्कोप में देखें तभी इसकी जो संरचना है वो हमको दिखाई देगी। वो भी काफ़ी जो आवर्धित होते हैं, जिसकी मैग्नीफाइंग एपिबिलिटी जो है वो बहुत अधिक होती है।
ठीक है, तो उसी में हम इसको देख सकते हैं। तो शुक्राणु क्या है, ये एकल कोशिका है, मतलब ये सिर्फ एक कोशिका है ना। पर जो शुक्राणु है उसमें कोशिका के सारे घटक उपस्थित होते हैं। ओके, मतलब किसी एक कोशिका में जितनी संरचनाएं होती हैं, सारी संरचनाएं एक शुक्राणु में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर लिखा है नर जनन अंग में एक जोड़ा वृष्ण, 2 शुक्राणु नलिका तथा एक शीश्न या लिंग होता है। वृष्ण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं। शुक्राणु में सिर, मध्य और पूंछ भाग होते हैं और यह एक एकल कोशिका है। आप एक डायग्राम फिर से देख लीजिए। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि मादा जनन अंग, मादा जनन अंग क्या होता है, कैसे होता है। तो पहले आप डायग्राम देख लीजिए। ये क्या है, अंडाशय या ओवरी कहलाता है यही। ये अंडवाहिनी मतलब फेलोपियन ट्यूब और ये गर्भाशय। ठीक है, तो ये क्या है, मादा जनन अंग है और ये एक अंडाणु कोशिका मतलब एक अंडाणु का चित्र है जिसको एग बोला जाता है और इसके बीच में केंद्रक प्रेजेंट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब इसको डील करते हैं क्या क्या है। तो मादा जनन अंग में एक जोड़ी अंडाशय, मतलब ये देख रहे हो आप, एक जोड़ी अंडाशय। और नर जनन अंग में क्या था, तो वृष्ण मतलब टेस्टिस बोला जाता है जिसको। ठीक है, मैं आपको इंग्लिश में नाम नहीं बता पाई उसका, तो वृष्ण को टेस्टिस बोला जाता है। ठीक है, और अंडाशय को ओवरी बोला जाता है। और एक जोड़ी अंडवाहिनी मतलब फिलोपियन ट्यूब और ये गर्भाशय मतलब यूट्रस। ठीक है, तो ये मिलकर मादा जनन अंग का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि जो अंडाशय है यहीं पर मादा युग्मक मतलब फीमेल गैमेट्स उत्पन्न होते हैं जिसको क्या बोला जाता है, अंडाणु बोला जाता है। ये देख रहे हो आप, यही एक अंडाणु है जो जिसका रिप्रोडक्शन कहाँ पर होता है, यहाँ पर। ये जो अंडाशय है यहीं से अंडाणु का निर्माण होता है जिसको हम डिंब बोलते हैं। ओके, ये जो लिखा है डिंब। अंडाणु भी एकल कोशिका है जैसे कि आप लोग जानते हो, है ना। और फ्रेंड्स, जो मानव जाति में स्त्रियां हैं उनमें प्रति मतलब पर महीने अंडाशय में एक अंडाशय से एक अंडाणु या एक डिंब हर महीने निकलता है, मतलब निर्मोचित होता है। ठीक है, और गर्भाशय का वो भाग जहाँ पर शिशु का विकास होता है वो क्या कहलाता है, तो गर्भाशय में शिशु का विकास होता है वही स्थान, यहाँ डायग्राम में देखिए आप, जो गर्भाशय दिख रहा है यहीं पर शिशु का विकास होता है। ठीक है, यहाँ से ये प्रोसेस हम आगे देखेंगे। ये गर्भाशय है, इसी को देख लीजिए आप, यूट्रस बोला जाता है इसको। ओके, तो अंडाणु भी एकल कोशिका है ना। जिस तरह से शुक्राणु एकल कोशिका है उसी तरह से अंडाणु भी एकल कोशिका है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं निषेचन। निषेचन क्या होता है, निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो जनन प्रक्रम है उसका पहला चरण है ना। और इसमें क्या होता है, तो इसमें शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होता है, मतलब स्पर्म और एग दोनों का फ्यूजन होता है। ठीक है, जब शुक्राणु के साथ अंडाणु का संलयन मतलब फ्यूजन होता है उसे ही निषेचन कहते हैं। निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, मतलब जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आता है तो इसमें से एक शुक्राणु जो है अंडाणु के साथ संयोजित हो जाता है और इसी को क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। फ्रेंड्स, निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु संयोजित होकर एक हो जाते हैं। ओके, और उसके परिणाम स्वरूप क्या बनता है, तो जाइगोट बनता है। जैसे कि मैं पहले से बताते आ रही हूँ आपको, निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज को ही क्या बोला जाता है, जाइगोट बोला जाता है। यहाँ पर आप एक देख रहे हो, ये एक सेल है मतलब अंडाणु है और ये स्पर्म्स है। ठीक है, तो ये जो स्पर्म्स हैं वो उसमें से, क्योंकि जो निषेचन की क्रिया उसमें बहुत सारे शुक्राणु रिलीज होते हैं, है ना, पर उसमें से कोई एक शुक्राणु ही अंडाणु की जो झिल्ली है या जो उसकी दीवार है उसको भेद कर अंदर आ सकता है। ठीक है, तो जो शुक्राणु अंडाणु की झिल्ली को भेद कर अंदर आता है
तो इसकी कोशिका और इसकी कोशिका, जो एक सेल है उसकी कोशिका, दोनों का फ्यूजन होता है और यही प्रोसेस निषेचन कहलाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स निषेचन के दौरान युग्मनज मतलब जाइगोट बनता है। ये आप डायग्राम देख रहे हो, ये जाइगोट का चित्र है। इसमें आप देख सकते हो कि ये शुक्राणु कोशिका और अंडाणु कोशिका दोनों संयलित हो गए, मतलब फ्यूज्ड हो गए। ठीक है, चलिए और देखते हैं, जानते हैं इसके बारे में। ठीक, तो निषेचन, एक मिनट फ्रेंड्स, निषेचन के प्रोसेस में माँ मतलब जो स्त्री है वो, उससे अंडाणु, और पिता मतलब जो नर है वो, उससे शुक्राणु का संयोजन हुआ है ना। और ये जो है यही अपने मतलब जो संतान है, जो उसकी नई संतान बनती है, उसके लक्षण, आधे लक्षण अपनी माता से और कुछ लक्षण अपने पिता से, जो मतलब जो नर और मादा जनक हैं उनसे अपने बच्चों में वंशानुगत होते हैं, मतलब बच्चों में जाते हैं, है ना। फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि जो जैसे माता पिता होते हैं उसी तरह से बच्चे भी होते हैं, है ना। तो ऐसा क्यों होता है, तो ये वंशानुगत जो लक्षण है उनका वंशानुगत होता है, इसी के कारण होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है आंतरिक निषेचन कहलाता है। तो आंतरिक निषेचन मतलब ये मादा के किसी भी मतलब फीमेल है उसके बॉडी के अंदर होता है, और जब बॉडी के अंदर होता है उसी को आंतरिक निषेचन कहा जाता है। जैसे कि मनुष्यों में, गाय में, कुत्ते में, मुर्गी में, तो इन सब में क्या होता है, आंतरिक निषेचन। ओके, और वह निषेचन जिसमें नर एवं मादा युग्मक का संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है बाह्य निषेचन कहलाता है। ठीक है, तो आपने आंतरिक निषेचन के बारे में पढ़ा, अब हम बाह्य निषेचन के बारे में जानते हैं। मतलब इसमें नर या मादा युग्मक के शरीर के अंदर फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन नहीं होता। ठीक है, वो मतलब शरीर के बाहर होता है और उसी को बाह्य निषेचन कहते हैं। जैसे कि मछली है, स्टार फिश है, और जो भी जलीय प्राणी हैं जो जल में रहते हैं उनमें इसी तरह से बाह्य निषेचन ही होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपने परकनली शिशु के बारे में सुना है, टेस्ट ट्यूब बेबी जिसको बोलते हैं। तो फ्रेंड्स कुछ लेडीज जो हैं उनकी अंडवाहिनी मतलब फिलोपियन ट्यूब जो है वो चिपक जाती है, किसी कारण से वो बंद हो जाती है। तो ऐसी जो लेडीज़ हैं वो बच्चे पैदा करने में असमर्थ होती हैं, क्योंकि उनके निषेचन के लिए जो शुक्राणु का मार्ग है वो बंद हो जाता है ना। जैसे स्पर्म उसके फिलोपियन ट्यूब में आ नहीं सकते, है ना, अंडाणु तक नहीं पहुंच सकते। तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर क्या करते हैं, तो उस फीमेल के अंडाणु को इकट्ठा करते हैं और जो मेल है उसके शुक्राणु को इकट्ठा करते हैं और उनको ऐसे माध्यम में कुछ घंटों के लिए रखा जाता है, एक साथ रखा जाता है। और इसी प्रोसेस को IVF या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोला जा सकता है। ठीक है, बोला जाता है। और ये फर्टिलाइजेशन जो है वो शरीर के बाहर होता है, मतलब कृत्रिम रूप से होता है। ओके, तो फ्रेंड्स अगर जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, जो टेस्ट ट्यूब में उचित माध्यम में अंडाणु और शुक्राणु को मिलाया गया है, तो अगर उनमें निषेचन हो जाता है तो जो जाइगोट बनता है ना, उसको 1 सप्ताह तक उसी तरह से उनको ग्रोथ करने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके बाद जो माता है मतलब जो स्त्री है उसके गर्भाशय में उसको फिर से स्थापित कर दिया जाता है। ठीक है, और माता के गर्भाशय में फिर जो जाइगोट है उसका विकास फिर पूरा होता है। ठीक है, और शिशु का जन्म फिर सामान्य शिशु की तरह होता है। इस तकनीक के द्वारा जन्मे जो बच्चे हैं उसी को परकनली शिशु कहते हैं या टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक मतलब एक प्रकार से सही नहीं है कि हम लोग बोलते हैं ना कि बच्चे का विकास परकनली में हुआ है, तो फ्रेंड्स ये सही नहीं है। बच्चे का विकास माता के गर्भ में ही होता है। सिर्फ उसका जो फर्टिलाइजेशन है, जो जाइगोट बनने की प्रोसेस है, सिर्फ उसी को टेस्ट ट्यूब नली में करवाया जाता है। ठीक है, ओके, तो मेरे ख्याल से आपको टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है पता चल गया होगा। वैसे भी आजकल सारे लोगों को पता ही होता है। तो फ्रेंड्स अब आगे देखते हैं।
चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं जो मैंने बताया बाह्य निषेचन का उसका। तो मादा के शरीर से के बाहर जो निषेचन होता है उसको बाह्य निषेचन बोला जाता है ना। तो क्या आपने बरसात के दिनों में मेढक या टोड को तालाब या पोखर में देखा है? तो वो जो मतलब धीमी गति से जो पानी या झरने बहते हुए हैं तो उसकी ओर चले जाते हैं, और जो नर मेंढक है और मादा मेंढक है तो दोनों एक साथ पानी में आते हैं, और मादा मतलब बहुत सारे अंडे देती है, सैकड़ों अंडे देती है ना। और इसी तरह मुर्गी के अंडे की तरह मेंढक के अंडे में कवच नहीं होता, मतलब वो किसी सेल से ढका नहीं होता, ठीक है, इसलिए वो बहुत कोमल होता है, और वो एक जेली की परत मतलब उस अंडे के ऊपर चिपकी हुई होती है ना, जो इसकी सुरक्षा करती है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही मादा अंडे देती है, नर उस पर अपने शुक्राणु छोड़ देता है, स्पर्म छोड़ देता है, और प्रत्येक शुक्राणु अपनी जो उसकी लंबी पूंछ होती है, मैंने डायग्राम में दिखाया था आपको, उसकी सहायता से जल में इधर उधर तैरते रहते हैं, ठीक है। और जो ये शुक्राणु है वो अंडाणु कोशिका के संपर्क में आते हैं, और उसके बाद इनमें निषेचन होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो इस प्रकार का निषेचन जिसमें नर और मादा युग्मक का संलयन मादा शरीर के बाहर होता है बाह्य निषेचन कहलाता है। और किसमें होता है? तो मैंने बताया मछली, स्टारफिश, मेंढक हैं, तो इनमें मतलब जो जलीय प्राणी है उनमें बाह्य निषेचन ही होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जबकि ये जो मेंढक है और मछलियां हैं वो बहुत मतलब सैकड़ों की संख्या में अंडे देते हैं, है ना, और इनमें शुक्राणु भी लाखों की संख्या में छोड़े जाते हैं। तो क्या सारे अंडों का निषेचन होता है? तो नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? और सारे जो अंडे हैं उनसे जीव भी नहीं बन पाते। तो किस कारण नहीं बन पाते? क्योंकि अंडे और जो शुक्राणु है जो पानी में तैरते रहते हैं, इधर उधर गति करते हैं, है ना, वो कभी कभी हवा से या बारिश से प्रभावित होते हैं, या फिर वो मतलब क्योंकि वो कोमल होते हैं ना तो वो नष्ट हो सकते हैं, है ना। और तालाब में जो दूसरे जीव जंतु हैं वो भी इनको खा जाते हैं। इसलिए जो अंड की कोशिकाएं हैं और शुक्राणु की जो कोशिकाएं हैं वो उत्पन्न तो बहुत अधिक संख्या में होती है ताकि उनमें से कुछ का निषेचन हो सके, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं भ्रूण का परिवर्धन। मतलब जो जाइगोट के बारे में जान गए आप। जाइगोट क्या है? तो जाइगोट ही डेवलप होकर भ्रूण बनता है। भ्रूण मतलब एम्ब्रायो, ओके। तो फ्रेंड्स, अब निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बना? युग्मनज बना, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बना जो कि डेवलप होकर एम्ब्रायो में परिवर्तित होता है, ठीक है। तो अब ये जो जाइगोट है वो लगातार विभाजित होगा और कोशिका के गोले के रूप में बदल जाता है। उसके बाद जो कोशिकाएं हैं वो फिर से इकट्ठी होने लगती हैं और अनेक प्रकार के ऊतक और अंगों में परिवर्तित होती जाती है। और इस जो विकसित होती हुई संरचना है इसी को क्या कहते हैं? इसी को भ्रूण कहते हैं, ठीक है। तो भ्रूण किसको कहते हैं? तो ये जो विकसित होती हुई संरचना है जिससे फिर आगे चल के जीव का निर्माण होता है वही भ्रूण कहलाता है, ठीक है। और भ्रूण गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर विकसित होता रहता है, ठीक है। युग्मनज में अनेक विभाजन होते हैं तथा भ्रूण बनता है जैसे कि मैंने बताया, और भ्रूण गर्भाशय की दीवार में स्थापित हो जाता है जहां उसकी वृद्धि एवं परिवर्धन होती है। तो चलिए अब डायग्राम देख लेते हैं। ये एक गर्भाशय का चित्र है, ये फैलोपियन ट्यूब है और ये अंडाशय है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं आगे बताऊंगी कि महिलाओं में या लेडीज़ों में ऋतुस्राव होता है तो उसके दौरान जब 7 से 14 दिन की जो पीरियड होती है उस टाइम पे जो महिला है उनके गर्भाशय से एक अंडा जो है वो निकलता है, ठीक है। और ये अंडा जो है फिलोपियन ट्यूब में रुका हुआ रहता है, और अगर कोई स्पर्म आके इसको निषेचित कर देता है तो यही जो एग है या जो अंडा है वो क्या बनता है? तो यही युग्मनज मतलब जाइगोट बन जाता है, और इसी जाइगोट में विकास होता है आगे, है ना, मतलब इसी का ग्रोथ होता है जो कि भ्रूण बनता है, मतलब एम्ब्रायो बनता है। यहाँ पर आप देख रहे हो ये एक युग्मनज है मतलब जाइगोट है, और ये जो आगे बढ़ते हुए जा रहा है यही
क्या है, भ्रूण है, मतलब एम्ब्रायो है, ठीक है। और फिर ये आगे बढ़ता हुआ गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है और यहीं पर इसका ग्रोथ होता है, मतलब यहाँ पर यहीं पर जो गर्भाशय है यहीं पर किसी जो अंड कोशिका है जो जाइगोट बन के भ्रूण में परिवर्तित हुआ था, वही यहाँ पर एक छोटे से शिशु के रूप में बढ़ना शुरू करता है। तो आप ये चित्र देख रहे हो, युग्मनज का बनना तथा युग्मनज से भ्रूण का विकास। ओके, तो ये एक भ्रूण है, ठीक है। तो कोशिकाओं का पिंड, ये जो भ्रूण है अगर इसको आप देखोगे तो ये तो पहले कोशिकाओं के पिंड के रूप में रहता है, फिर इसी का ग्रोथ होता है। और ये यहाँ पर अगर आप इसको माइक्रोस्कोप में देखो तो ये इस टाइप की संरचना दिखाई देगी, ठीक है। ये जो है गर्भाशय की भित्ति है, मतलब उसकी वाल है, और ये विकसित होता हुआ भ्रूण है। तो भ्रूण का गर्भाशय में रोपण आवर्धित रूप में इसको देखा जाएगा तो इसी तरह से दिखेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब क्या होता है, तो गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता रहता है और धीरे धीरे जो बच्चा बनता है उसमें उसके शरीर के अंग जैसे कि हाथ, पैर, सिर है, आँख, कान, ये सब विकसित होते जाते हैं। तो भ्रूण की वह अवस्था जिसमें शारीरिक भाग की पहचान हो सके गर्भ कहलाती है, ठीक है। तो भ्रूण की वह अवस्था जिसमें उसके सभी भाग शारीरिक, मतलब जितने भी उसके शारीरिक भाग हैं वो विकसित होकर उनको पहचान करने योग्य हो जाते हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है, तो उसी को गर्भ कहा जाता है। आप यहाँ पर फिर से डायग्राम देखिए, तो यहाँ पर ये जो एम्ब्रायो था, ये जो भ्रूण था, यही विकसित होकर क्या बना, ये एक बच्चे में बदल गया और यही क्या कहलाता है, यही गर्भ कहलाता है। तो ये आप देख रहे हो, यही यूट्रस है और ये गर्भाशय में भ्रूण किस प्रकार से परिवर्तित हुआ ये आप देख सकते हो, ठीक है। और जब बच्चा जिस बच्चे की पूरे शरीर जैसे कि आँख, सिर, नाक, कान ये सब अगर दिखने लग जाए तभी हम कहते हैं कि गर्भ है। ओके, फ्रेंड्स, मुर्गी में आंतरिक निषेचन होता है, पर मनुष्य और गाय की तरह मुर्गी भी बच्चों को जन्म देती है। आप जानते हो कि मुर्गी बच्चों को जन्म नहीं देती, ठीक है। तो चूजे कैसे जन्म लेते हैं, तो फ्रेंड्स मतलब निषेचन के फौरन बाद ही जो उसके युग्मनज हैं वो लगातार विभाजित होते रहते हैं और अंडवाहिनी के नीचे की ओर बढ़ता रहता है। इसे नीचे बढ़ने के साथ साथ इस पर एक सुरक्षित परत चढ़ती जाती है जो कि हमको सफ़ेद रंग की दिखाई देती है। तो मुर्गे के अंडे पर ये दिखाई देने वाला कठोर भाग मतलब उसको सुरक्षित रखने के लिए उसमें परत चढ़ती जाती है ना। तो जो कठोर कवच के रूप में पूर्ण रूप से बन जाने के बाद मुर्गी अंडे का क्या करती है, अंडे देने लगती है ना। तो मुर्गी के अंडे को चूजा बनने में लगभग 3 सप्ताह का समय लगता है। आपने मुर्गी को उसको सेने के लिए अंडों पर बैठे हुए तो देखा होगा। तो क्या आप जानते हैं कि अंडे के अंदर चूजा का विकास इसी अवधि में होता है, ठीक है। और चूजे से पूर्ण रूप से विकसित हो जाने के बाद कवच जो है जो फूट जाता है और उसके बाद चूजा बाहर आ जाता है। और बाह्य निषेचन करने वाले जंतुओं में भ्रूण का विकास मादा के शरीर के बाहर ही होता है ना। और भ्रूण अंडा आवरण के अंदर विकसित होता रहता है। भ्रूण का विकास पूरा हो जाने पर अंडोत्पत्ति होती है, मतलब अंडा बाहर निकाल दिया जाता है। और आपने तालाब और झरने में मेंढक के अनेक टेडपोल तैरते हुए देखे हैं। तो ये क्या है, तो ये बाह्य निषेचन होता है उनमें। ओके, अब देखते हैं जरायुज एवं अंड प्रजक, मतलब कौन अंडे देता है और कौन सीधे बच्चे पैदा करता है। तो फ्रेंड्स, हमने जाना कि कुछ जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं जबकि कुछ जंतु अंडे देते हैं जो बाद में शिशु में विकसित होते हैं। तो फ्रेंड्स, वह जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं जरायुज जंतु कहलाते हैं, ठीक है, मतलब विविपेरस, ठीक है। और वे जंतु जो अंडे देते हैं अंड प्रजक जंतु कहलाते हैं, मतलब ओविपेरस, ठीक है। फ्रेंड्स, मेढक, छिपकली, तितली और जो शलभ है, मुर्गी हैं, कौवे हैं और जितने भी प्रकार के पक्षी हैं वो
अंडे देते हैं, है ना। और गाय है, भैंस है, कुत्ता है, बिल्ली है, ये सब क्या देते हैं, तो ये सीधे शिशु को जन्म देते हैं। तो जो शिशु को जन्म देते हैं वो जरायुज जंतु कहलाते हैं, जो अंडे देते हैं वो अंडप्रजक जंतु कहलाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए आगे देखते हैं, शिशु से वयस्क। अब हम जानेंगे कि कोई शिशु है वो वयस्क में किस प्रकार से परिवर्तित होता है। ओके, तो फ्रेंड्स जो नवजात बच्चे होते हैं या जो तुरंत जन्मे बच्चे या प्राणी होते हैं वो, या फिर जो अंडे हैं उससे जो बच्चा निकलता है ना, तो अंडा फूटने के बाद कोई बच्चा निकलता है तो वो तब तक वृद्धि करते हैं जब तक कि वो बड़े नहीं हो जाते, मतलब वयस्क नहीं हो जाते, है ना। वयस्क होना मतलब जब वो मतलब अपनी शारीरिक विकास की पूर्ण अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, वही वयस्क अवस्था कहलाती है। तो कुछ जंतुओं में जो नवजात जंतु वयस्क से बिल्कुल अलग दिखाई पड़ते हैं, जैसे कि आपने रेशम कीट के बारे में पढ़ा था, है ना। तो उसमें क्या होता है, तो पहले अंडा बनता है, उसके बाद फिर लार्वा मतलब इल्ली बनती है, इल्ली से फिर प्यूपा और प्यूपा से फिर वयस्क बनता है ना, जो हमने पढ़ लिया था पिछले क्लास में। इसी तरह से मेंढक में भी होता है। तो मेंढक में पहले अंडे बनते हैं, उसके बाद फिर वयस्क बनता है, अंडे से वयस्क बनता है। तो वो उसमें भी अलग अलग चरण होते हैं, जैसे कि सबसे पहले अंडा बनेगा, उसके बाद टेडपोल लार्वा बनता है, फिर लार्वा से वयस्क। तो फ्रेंड्स ये जो टेडपोल है वो वयस्क मेंढक से बिल्कुल अलग दिखाई देता है। आपने कभी देखा है तो आप देखोगे कि जो मेंढक का टेडपोल लार्वा है वो बिल्कुल मछली की तरह दिखाई देता है ना। और इसी तरह से वो कुछ दिन बाद विकसित होके उसके 2 पैर निकल आते हैं, पर पूंछ अभी भी उसकी रहती है। तो आप अगर ऐसे टेडपोल को देखे होगे तो आप जानते होंगे कि ना तो वो मछली के जैसे दिखाई देता है और ना ही मेंढक की तरह दिखाई देता है, वो उसके बीच की अवस्था की तरह होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो वयस्क में पाए जाने वाले लक्षण होते हैं वो नवजात में नहीं पाए जाते। और फिर जो टेडपोल है वो इल्ली है, वो बाद में कैसे बड़े हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स आपने देखा है कि जो इल्ली है वो कैटरपिलर से एक सुंदर मतलब तितली जैसे दिखने वाली, जिसको शलभ बोलते हैं, है ना, वो कोकून से बाहर निकलते देखा होगा आपने। उसी तरह टेडपोल जो है वो रूपांतरित होकर वयस्क में बदल जाता है, जो छलांग लगा सकता है और तैर भी सकता है। तो लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया कायांतरण कहलाती है। तो फ्रेंड्स अगर किसी जीव के लार्वा का किसी शारीरिक परिवर्तन के द्वारा वयस्क जंतु में बदलना क्या कहलाता है, कायांतरण कहलाता है। ठीक है, आप याद रखिएगा इसको। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हमारे शरीर में किस प्रकार से परिवर्तन होते हैं, तो हम जैसे पैदा होते हैं वैसे ही हम वयस्क होते हैं, है ना। हमारा सिर, हाथ, पैर सभी उसी तरह से ही होते हैं, सिर्फ उसकी लंबाई चौड़ाई में वृद्धि होती है। ओके, पर ये जो कुछ जीव जंतु हैं जिनमें कायांतरण की प्रोसेस होती है, जैसे कि रेशम कीट और मैंने वो मेंढक के बारे में बताया, तो इनमें कौन सा प्रोसेस पाया जाता है, इनमें कायांतरण का प्रोसेस पाया जाता है, जिनमें लार्वल स्टेज अलग होता है और वयस्क अवस्था मतलब एडल्ट स्टेज अलग होती है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं अलैंगिक प्रजनन। हमने लैंगिक प्रजनन के बारे में जान लिया, अब हम देखेंगे 9.3 अलैंगिक प्रजनन। फ्रेंड्स आपने छोटे छोटे जंतु जैसे कि हाइड्रा, जो कि हमको सूक्ष्मदर्शी के द्वारा दिखाई देगा, है ना, उसी तरह से अमीबा है, तो आप जानते हो इनमें किस प्रकार से जनन होता है। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स आप हाइड्रा को देखोगे, आप ये डायग्राम में देखो, तो ये हाइड्रा है और इसके बॉडी से एक ऐसी बल्ब टाइप की संरचना निकल रही है ना। तो ये जो बल्ब जैसे संरचना है उसको मुकुल बोला जाता है। ठीक है, ये मुकुल बोला जाता है और ये मुकुल जो है वो आगे विकसित होकर एक नए हाइड्रा में परिवर्तित हो जाता है और ये फिर टूटकर यहाँ से अलग हो जाता है। ठीक है,
तो हाइड्रा में मुकुल से नया जीव विकसित होता है, इसलिए इस प्रकार के जनन को मुकुलन कहते हैं। हाइड्रा में मुकुलन के द्वारा जनन होता है। मैंने ये तो नहीं बताया आपको, वह जनन जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है अलैंगिक जनन कहलाता है। जैसे कि हमने पादप में जनन के बारे में पढ़ा था, तो उसमें किस प्रकार से जनन हुआ, तो पादपों में उसके शरीर के किसी भी एक भाग से जनन होता था। तो सेम वही प्रोसेस इसमें भी है। तो इसमें अलैंगिक जनन मतलब इसमें लिंग का कोई काम नहीं है। ओके, इसमें शरीर के ही किसी भाग से नए जीव का जन्म होता है। ओके, चलिए अब अलैंगिक जनन जिसमें जीव विभाजित होकर दो संतति उत्पन्न करता है द्विखंडन कहलाता है। फ्रेंड्स, आपने अमीबा के बारे में मतलब उसकी संरचना के बारे में जान रहे हो आप, है ना। अमीबा एक कोश की जीव होता है और इसके जो केंद्रक हैं वो दो भागों में विभाजित हो जाते हैं, ठीक है, और इसी से उसके जनन क्रिया का आरंभ होता है। इसके बाद कोशिका दो भागों में विभाजित हो जाएगी, मतलब दो कोशिकाओं में बढ़ जाती है और प्रत्येक भाग में अलग अलग केंद्रक होता है। तो मतलब इस तरह से जो जनन है उसके परिणाम स्वरूप एक जनक से दो अमीबा बनते हैं। मतलब एक जनक ये हुआ, एक जनक, और इससे दो संतति कोशिकाएं बनी। तो इस प्रकार का जनन मतलब अमीबा में पाया जाता है, उसको क्या बोला जाता है, तो उसको द्विखंडन कहा जाता है, जिसमें एक जनक से दो संतति कोशिकाएं बनती हैं, वही द्विखंडन कहलाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मुकुलन और द्विखंडन के अतिरिक्त और भी बहुत सारी विधियां हैं जिसके द्वारा एकल जीव संतति जीवों का जनन करते हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था कुछ दिन पहले क्लोन के बारे में, क्या आप क्लोन को जानते हो, क्लोन क्या है। तो फ्रेंड्स, किसी समरूप कोशिका या किसी अन्य जीवित भाग अथवा संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्लोनिंग कहलाती है। मतलब किसी जीव, चलिए एग्जांपल से देखते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स किसी जीव की सफलतापूर्वक क्लोनिंग सर्वप्रथम किसने की थी, तो यान विल्मट और उसके सहयोगियों ने एडिनबर्ग स्कॉटलैंड के रोजलिन इंस्टीट्यूट में की थी। ठीक है, उन्होंने एक भेड़ को क्लोन किया जिसका नाम डॉली रखा गया। ओके, तो डॉली का जन्म 5 जुलाई 1996 को हुआ था और वह क्लोन किया हुआ पहला स्तनधारी था। ठीक है, तो इसमें क्लोनिंग की प्रोसेस में क्या किया गया, तो फ्रेंड्स डॉली की क्लोनिंग करते समय फिन डॉर्सेट नामक मादा भेड़ के स्तन ग्रंथियों से एक कोशिका निकाली गई। ठीक है, और उसी समय स्टाकिस ब्लैकफेस ईव से एक अंड कोशिका भी एकत्रित की गई। ठीक है, अंड कोशिका से केंद्रक को हटा दिया गया और उसके बाद जो फिन डॉर्सेट भेड़ की स्तन ग्रंथि से ली गई कोशिका थी उसके केंद्रक को स्टाकिस ब्लैकफेस ईव की केंद्रक विहीन कोशिका में स्थापित किया गया। ओके, तो इस प्रकार उत्पन्न अंड कोशिका को स्टाकिस ब्लैकफेस ईव में रोपित किया गया। अंड कोशिका का विकास और परिवर्धन सामान्य रूप से हुआ और बाद में डॉली का जन्म हुआ। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो स्टाकिस ब्लैकफेस ईव ने डॉली को जन्म दिया था पर डॉली फिन डॉर्सेट भेड़ के समरूप थी, मतलब उसके जैसे दिखती थी। जो डॉली फिन डॉर्सेट जिसके स्तन ग्रंथि से कोशिका ली गई थी और स्टाकिस ब्लैकफेस ईव इसकी अंड कोशिका ली गई थी और स्टाकिस ब्लैकफेस ईव की अंड कोशिका से केंद्रक को निकालकर फिन डॉर्सेट भेड़ की कोशिका को उसमें रोपित किया गया था। उसके बाद जो कोशिका अंड कोशिका बनी उसको स्टाकिस ब्लैकफेस ईव के गर्भाशय में रोपित किया गया। इस तरह से डॉली का जन्म हुआ। ठीक है, पर जो डॉली थी वो किसकी तरह दिखती थी, फिन डॉर्सेट भेड़ की तरह दिखती थी, जबकि उसका जन्म किसके द्वारा हुआ, स्टाकिस ब्लैकफेस ईव के द्वारा हुआ। ओके, तो फ्रेंड्स क्योंकि स्टाकिस ब्लैकफिश ईव के केंद्रक को अंड कोशिका से हटा दिया गया था, इसीलिए डॉली स्टाकिस ब्लैकफिश ईव का कोई भी लक्षण उसमें नहीं दिखाई दिया।
ठीक है। डॉली एक फिन डॉर्सेट भेड़ की तरह, मतलब उसी की स्वस्थ क्लोन थी जिससे प्राकृतिक लैंगिक जनन द्वारा अनेक संततियों का जन्म हुआ। ठीक है, मतलब जो डॉली है वो बिल्कुल स्वस्थ थी और उसने कई बच्चों को जन्म दिया। पर 14 फरवरी 2003 को डॉली की मृत्यु होगी। कैसे? तो फेफड़ों की बीमारी की वजह से 14 फरवरी 2003 को डॉली की मृत्यु हो गई। ओके, तो फ्रेंड्स इसके बाद और भी क्लोन बनाने के प्रयास किए गए, पर बहुत तो जन्म से पहले ही मर गए, कुछ जन्म के बाद मर गए, और कुछ जो क्लोन जंतु हैं वो अक्सर जन्म के बाद उनमें कई बीमारियां पैदा हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया। ओके, तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखी नहीं हूँ, मैं ऐसे ही मुंह से मौखिक पूछ रही हूँ आपको, आप आंसर देना। ठीक है, तो आंतरिक निषेचन होता है ए मादा के शरीर में, बी मादा शरीर के बाहर, सी नर कोशिका के शरीर में, डी नर के शरीर से बाहर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है एक टेडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है वह है निषेचन, कायांतरण, रोपण या मुकुलन। और तीसरा क्वेश्चन है एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या होती है, कोई नहीं, 1, 2 या 4। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन क्वेश्चन का आंसर आप दीजिएगा। फ्रेंड्स, आपने मधुमक्खी के छत्ते के बारे में जानते हो आप, तो उसमें भी सामाजिक संगठन पाया जाता है। फ्रेंड्स, इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।